Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to political participation of women. The second issue is related to delimitation exercise in India. And the third issue is related to Lokpal and Lokayukt Act 2013. So let's discuss all the issues in detail. This issue is related to women's political participation. The 18th Lok Sabha have seen newly elected members of parliament, some for the first time. करंट में 18th लोकसभा चल रही है और इस लोकसभा के अंदर कुछ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हमने देखे हैं। स्पेशली इस आर्टिकल में हम वुमेन से रिलेटेड बात करेंगे। द 18th लोकसभा हैव 74 वुमेन एमपीज, अ डिक्रीज फ्रॉम द 78 एमपीज इन द प्रीवियस लोकसभा, द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। अभी तक लोकसभा के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन जो हाईएस्ट रहा है वो 17th लोकसभा में रहा है, जो कि 78 था। बट करंट में जो 18th लोकसभा चल रही है इसमें 74 वुमेन एमपी जो लोकसभा के अंदर है, जो कि प्रीवियस के कंपेयर में 4 यहाँ पर ये नंबर कम है। वेस्ट बंगाल लीड्स एज द स्टेट इलेक्टिंग एज द मोस्ट वुमेन एमपी एट 11। इंडिया के ऑल स्टेट में से वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा के अंदर वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं। एट 38%, तृणमूल कांग्रेस इज द पार्टी विद द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द इट्स लोकसभा एमपीज। पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा वुमेन एमपीज तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के अंदर यहाँ पर बिलोंग कर रही है। अबाउट 38% कैंडिडेट में से तृणमूल कांग्रेस की ओवरऑल कैंडिडेट में से 38% मेंबर तृणमूल कांग्रेस की वुमेन मेंबर हैं लोकसभा के अंदर। सम स्टेट्स सॉ नो वुमेन कैंडिडेट सच एज मणिपुर एंड नागालैंड विच हैव 2 and 1 लोकसभा सीट रिस्पेक्टिवली। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से कोई भी वुमेन एमपी लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सच एज मणिपुर जहां लोकसभा की ओनली 2 सीट्स है, यहाँ से कोई वुमेन एमपी लोकसभा के अंदर नहीं है। नागालैंड जहां पर लोकसभा के लिए 1 सीट है, बट नागालैंड से भी कोई वुमेन एमपी लोकसभा में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 27 years after the Women's Reservation Bill was first introduced in Parliament, the 17th Lok Sabha on the September 20, 2023 passed a bill to amend the constitution which provided 1/3 reservation to women in the Lok Sabha and state assemblies. 17th लोक सभा के ड्यूरिंग 2023 में लोकसभा के अंदर एक बिल पास किया जाता है वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड। इस रिजर्वेशन के अंडर वुमेन को 1/3 सीट लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। This bill was passed in a special session, but its implementation is linked to a delimitation exercise that is frozen till 2026. ये बिल पार्लियामेंट से पास तो हो चुका है, बट ये अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से लिंक है, जो कि 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इट मीन्स रिजर्वेशन बिल जो पास हो चुका है ये तभी अप्लाई किया जा सकता है, तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब 2026 में इसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एमपीज इन द लोकसभा ओवर द ईयर्स लोकसभा के अंदर वुमेन का प्रोपोर्शन कितना रहा है। 74 एमपी 14% इलेक्टेड टू द 18th लोकसभा आर वुमेन। दिस इज मार्जिनली लोअर देन इन 2019 व्हेन 78 वुमेन वर इलेक्टेड। 2019 में जो जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया था उस टाइम पर लोकसभा के अंदर 78 वुमेन एमपी जहाँ पर पहुंची थी, बट 2024 18th लोकसभा के अंदर ओवरऑल 74 एमपी लोकसभा के अंदर पहुंची हैं। हम देख सकते हैं 1954 में अबाउट 5 से भी लेस यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा के अंदर। वहीं 1957 में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है 5 के आसपास पहुंच जाता है। उसी तरह से हम देख सकते हैं 2019 एंड 2024 में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर इट मीन लोकसभा के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2019 में जहाँ 78 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर था, वहीं 2014 में 4 नंबर कम हो जाता है और 74 तक ये आ जाता है। Women in lower house. The data for the table were sourced from the Election Commission of India and the National Election Study 2024. ये डाटा गिवन यहाँ पर टेबल 1 में हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द फर्स्ट टू द 18th लोकसभा। फर्स्ट लोकसभा से 18th लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट लोकसभा के अंदर हम देख सकते हैं वुमेन एमपीज टोटल 22 थी, जो कि ओवरऑल एमपीज का 4.50% है। ओवरऑल एमपीज मीन्स 543 जो भी लोकसभा के अंदर मेंबर होते हैं उसका यहाँ पर एक परसेंटेज गिवन है।
सेकंड में हम देख सकते हैं 22 के बाद 27, 34, 31, 22, 19। उसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर 12th में देख सकते हैं 44 वुमेन ने लोकसभा को रिप्रेजेंट किया था। वहीं 17th लोकसभा में हम देख सकते हैं 78 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था। 18th लोकसभा में हम देख सकते हैं 74 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि 13.63% रहा है ओवरऑल एमपीज का। बात अगर ओवरऑल परसेंट की जाए लोकसभा के मेंबर्स में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की, तो ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज 17th लोकसभा में रहा है। टेबल 2 हम देख सकते हैं पार्टी वाइज प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019 एंड 2024। 2019 एंड 2024 में पार्टी वाइज प्रोपोर्शन वुमेन कैंडिडेट का लोकसभा में क्या रहा है। बीजेपी का हम देख सकते हैं 2019 और 24 का डाटा है। बीजेपी का यहाँ पर टोटल मेंबर एमपी जो रही हैं 2019 में वो 55 रहा है, 12.6%। वहीं 2024 में ये 69 वुमेन यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो गया है। उसी तरह से कांग्रेस का अगर देखा जाए 52 वुमेन। उसी तरह से ये डाटा हम देख सकते हैं सभी पार्टीज का गिवन है। वुमेन इन इंडियन जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट 2023 शो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक रिपोर्ट आता है, स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 एक रिपोर्ट आया था। ये वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज 36.3%। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 36.3% है। ओनली 13.4% ऑफ जजेज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर जजेज की बात की जाए तो वुमेन 13.4% पर रिप्रेजेंट करती हैं। 9.3% जजेज इन सुप्रीम कोर्ट में 9.3% वुमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड यूके हैविंग नो उत्तराखंड, यूके मीन्स उत्तराखंड, हैविंग आइदर नो वुमेन जजेज और जस्ट वन वुमेन जजेज। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या तो 0 है या 1 है, सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी अकॉर्डिंग टू इंडियन जस्टिस रिपोर्ट यहाँ पर ये गिवन है। ओनली 13% ऑफ हाई कोर्ट जजेज एंड 35% ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेज आर वुमेन। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, यहाँ पर ये डाटा गिवन है। 13% वुमेन हाई कोर्ट के अंदर एज ए जज बिलोंग करती हैं, वहीं 35% सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर बिलोंग करती हैं। आउट ऑफ टोटल 268 जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री ओनली 11 4.1% हैव बीन वुमेन। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में टोटल 268 जजेज अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें से ओनली 11 वुमेन जजेज अपॉइंट किए गए हैं, जो कि 4.1% यहाँ पर ये मेकिंग करता है। करंटली हेयर आर ओनली 3 फीमेल जजेस। करंट में ओनली 3 फीमेल जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। प्रेजेंटली इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट विद अ टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 1114 जजेस। अमंग दिस ओनली 107 जजेस और 13% ऑफ ऑल हाई कोर्ट जजेस आर फीमेल। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें जजेस का जो स्ट्रेंथ है वो 1114 है। इन 1114 जजेज में से ओनली 107 जजेज फीमेल जजेज हैं, जो कि ओनली 13% यहाँ पर कंप्राइज करता है। इट मीन्स इंडिया की ऑल हाई कोर्ट के अंदर अबाउट 1114 जजेज हैं, जिनमें से ओनली 107 फीमेल जजेज हैं 1114 में से, जो कि 13% कंप्राइज करता है। In comparison to the higher judiciary, the lower judiciary has better representation of women judges. हायर जुडिशरी की अगर कंपेयर किया जाए लोअर जुडिशरी के साथ, तो यहाँ पर लोअर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर है हायर जुडिशरी के कंपेयर में। रीजन्स ऑफ लोअर रिप्रेजेंटेशन इज द एंट्री ऑफ द लोअर जुडिशरी थ्रू एन एग्जामिनेशन, व्हाइल द हायर जुडिशरी इज बेस्ड ऑन द कॉलेजियम वायर इन्फॉर्मेटिव चूजेज कैंडिडेट। लोअर जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन का जो रीजन है ज़्यादा होने का, वो ये है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है, जबकि हायर जुडिशरी में अपॉइंट होने के लिए यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी आज मेड अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हायर जुडिशरी में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124, 217 एंड 224 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है।
नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, द हायर जुडिशरी डज नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी। एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी के पीपल के लिए हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। इन इंडिया एंड एशिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वॉज जस्टिस फातिमा बीवी। सी वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। इंडिया और एशिया के फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जो रही है वो जस्टिस फातिमा बीवी रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में 1989 में अपॉइंट किया गया था। व्हाट आर द रीजन फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? जुडिशरी में वुमेन का लो रिप्रेजेंटेशन है, इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन, पैट्रियार्की सोसाइटी। इंडिया के अंदर सोसाइटी में पैट्रियार्कल नेचर देखा जा सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। हॉस्टल एटमॉस्फेयर विद इन द कोर्ट रूम के अंदर एटमॉस्फेयर वुमेन के सूटेबल नहीं है। नंबर थ्री, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग। कॉलेजियम सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी की उसमें नीड है। नो वुमेन रिजर्वेशन, हायर जुडिशरी में वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है, जबकि लोअर जुडिशरी में वुमेन रिजर्वेशन होता है। लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक अभी भी हम देख सकते हैं। नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए पास्ट में सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं किए गए हैं, ये भी एक बिग रीजन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हायर जुडिशरी के अंदर होता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? मोटिवेट मोर वुमेन टू सीक जस्टिस, इससे क्या होगा? जस्टिस सीख करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आगे आएंगे। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए ओपन हो सकती हैं। This is PYQ related to this article. In this article, we will discuss about Lokpal and Lokayukt. Why news? The Supreme Court on Thursday issued a Lokpal order bringing High Court judges under its jurisdiction, terming the top anti-corruption ombudsman interpretation very disturbing. लोकपाल ने हाई कोर्ट जजेज को अपने जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब स्टे लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वेरी डिस्टर्बिंग इंटरप्रिटेशन है ओम्बड्समैन का। इट मीन्स लोकपाल चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट लोकपाल के द्वारा किया जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर करंटली स्टे लगा दिया और इससे रिलेटेड यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हियरिंग करने जा रही है। लोकपाल passed an order giving itself jurisdiction to investigate complaint against high court judges. हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट रेज होता है तो लोकपाल ने एक ऑर्डर पास किया था कि इसके अगेंस्ट यानी सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लोकपाल कर सकता है। Lokpal and Lokayukt. Lokpal and Lokayukt are public institutions established in India to investigate and prosecute corrupt public officials. लोकपाल एंड लोकायुक्ता पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया के अंदर करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। Recommendations of ARC. In the 1960s, the Administrative Reform Commission of India suggested the creation of two specialized authorities, the Lokpal and Lokayukt, to address citizens' complaint and grievance related to corruption. ARC means Administrative Reform Commission. 1960s में Administrative Reform Commission ने सजेस्ट किया था कि इंडिया के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त जैसे टू स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज होनी चाहिए जो कि करप्शन से रिलेटेड पब्लिक ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट को एड्रेस कर सके। रोल ऑफ ओम्बड्समैन लोकपाल एंड लोकायुक्त परफॉर्म द फंक्शन एंड रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन। दे इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक बॉडीज एंड फॉर अदर रिलेटेड मैटर्स। लोकपाल एंड लोकायुक्त ये ओम्बड्समैन का रोल प्ले करेंगे एंड ये जितने भी करप्शन इंडिया के अंदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट रेज होते हैं उससे रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फिक्स की गई है। नेशनल एंड स्टेट लेवल, लोकपाल इज द नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन बट लोकायुक्त इज अ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। बोथ इंस्टीट्यूशंस हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस एंड बोथ आर हेडेड बाय अ पैनल ऑफ जजेस और रिटायर्ड जजेस। लोकपाल जो कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वहीं लोकायुक्त स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, बट बोथ इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोसिक्यूट करने का पावर यहाँ पर गिवन किया गया है। और लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही इंस्टीट्यूशन को जो हेड किया जाता है वो जजेज और रिटायर्ड जजेज के द्वारा किया जाता है। जुरिस्डिक्शन, लोकपाल एंड लोकायुक्त हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
लोकपाल और लोकायुक्त के अगर जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो दोनों ही ये मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आने वाली कंप्लेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आने वाली कंप्लेंट को डील करते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 वॉज पास्ड अंडर आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास किया गया था। अंडर आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अंडर इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी, इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पर इसको रखा गया है। व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड जेनेसिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया? इंडिया में लोकपाल एंड लोकायुक्त का बैकग्राउंड क्या रहा है? ऑरिजिन: द कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन वाज ओरिजिनेटेड इन 1809 इन स्वीडन। लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ वो 1809 में स्वीडन के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इन इंडिया द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन इन पार्लियामेंट इन अर्ली 1960s। इंडिया में अर्ली 1960s में कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का कंसेप्ट सबसे पहले जो रखा वो लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन ने रखा। 1960s में ये कंसेप्ट यहाँ पर पहली बार इंडिया के अंदर इन्होंने रखा। डॉक्टर एल एम सिंघवी coined द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त इन 1963। 1963 में लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म जो गिवन किया गया वो डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा कॉइंड किया गया। इट मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्त वर्ड एल एम सिंघवी के द्वारा गिवन है। Later in the year 1966, the first Administrative Reform Commission passed recommendations related to setting up two independent authorities at the central and at the state level. एल एम सिंघवी के इन टर्म को कॉइंड करने के बाद 3 ईयर के बाद इट मीन्स 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस जो थे लोकपाल एंड लोकायुक्त को सेटअप करने से रिलेटेड इनको पास किया जाता है। After this Lokpal bill was passed, in Lok Sabha in 1968, but lapsed due to the dissolution of Lok Sabha. Since then, the bill was introduced many times in Lok Sabha, but has lapsed. 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा जब कुछ रिकमेंडेशंस इससे रिलेटेड पास कर दिए जाते हैं, इसके 2 साल बाद यहाँ पर पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर ये बिल पास करा लिया जाता है लोकपाल एंड लोकायुक्त से रिलेटेड। बट ये लैप्स हो जाता है बिकॉज यहाँ पे लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद मैनी टाइम्स लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता रहा है, बट ये हमेशा लैप्स होता रहा है। लेटर इन 2002 द NCRW नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त। 2002 में अगेन NCRWC के द्वारा लोकपाल एंड लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। इन 2005 द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द सेम। 2005 में भी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अगेन यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस किया। द अन्ना हजारे मूवमेंट विच इज नोन एज इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट वॉज लीड बाय सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे बिगिन अ हंगर स्ट्राइक इन अप्रैल 2011 टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ एन fully independent effective anti corruption body known as लोकपाल। 2011 में इसके बाद एक अन्ना हजारे मूवमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। और इस मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एक एंटी करप्शन बॉडी विच इज नोन एज लोकपाल को इफेक्टिव तरीके से क्रिएट करना इसका एक मेन टारगेट रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द अन्ना मूवमेंट द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड पास्ड इनटू लॉ इन 2013। अन्ना मूवमेंट के बाद यहाँ पर 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर और इसको पास कर दिया जाता है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? इस एक्ट के क्या क्या की प्रोविजंस हैं? सबसे पहले हम इसमें सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और judges nominated by him her and one eminent jurist appointed by president। सिलेक्शन कमेटी की अगर बात की जाए तो इस सिलेक्शन कमेटी में वेरियस मेंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी इसमें इंक्लूड होते हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एंड एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर होते हैं। इट मीन्स अबाउट इसमें
4-5 मेंबर इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर होते हैं। जूरिसडिक्शन, लोकपाल एंड लोकायुक्त कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इसको अप्लाई किया जा सकता है, अदर मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इसको अप्लाई किया जा सकता है, एमपीज के अगेंस्ट इसको अप्लाई किया जा सकता है, ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अगेंस्ट भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। Composition. It is composed of a chairperson and a maximum of 8 members, with half of them being judicial members. 50% of members are belong to SC, ST, OBC, minorities and women. बात अगर लोकपाल एंड लोकायुक्त की जाए तो इसके मेंबर की अगर बात की जाए, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है एंड मैक्सिमम अदर मेंबर 8 मेंबर इसके हो सकते हैं। 8 मेंबर में से हाफ मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे, जबकि हाफ मेंबर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन से बिलोंग करेंगे। Superintendence. It has the power of superintendence as direct any investigative agency including CBI or cases referred to it by लोकपाल। लोकपाल एंड लोकायुक्त के पास किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्ट करने की पावर होती है, इंक्लूडिंग सीबीआई। इट मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्त सीबीआई को भी सुपरिटेंडेंस कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 jurisdiction include foreign donations in excess of rupees 10 lakh per year under the FCRA. FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग अगर फॉरेन डोनेशन 10 लाख रुपीज पर ईयर से ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो इस पर इन्वेस्टिगेट करने की पावर लोकपाल एंड लोकायुक्त को मिल जाता है। The Act provided requirement for establishing local institutions through state legislation within 365 days of the Act coming into effect. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर एक प्रोविजन किया गया था कि जब से ये एक्ट कमिंग इनटू इफेक्ट इसमें स्टार्ट होगा उसको 365 डेज के अंदर एवरी स्टेट अपने स्टेट के अंदर लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करेगा। ऐसा प्रोविजन उस एक्ट में उस टाइम पर किया गया था। What are the limitations of the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सच एज lack of independence, anonymous complaint not allowed, limitation of 7 years, severe punishment for false complaints, lack of transparency. Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 has various drawbacks that have been criticized by experts and activists. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि एक्सपर्ट एंड एक्टिविस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती रही हैं। नंबर 1, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोकपाल, रेज कंसर्न रिलेटेड टू इट्स इंडिपेंडेंस। लोकपाल एंड लोकायुक्त में अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मिला हुआ, पावर मिली हुई है, जो कि वेरियस इशूज एंड कंसर्न रेज करता है इसकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। नंबर 2, एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड। द एक्ट डज नॉट परमिट एनोनिमस कंप्लेंट में डेटर पोटेंशियल विसल ब्लोअर फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड। इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अनएनिमस कंप्लेंट इसके अंदर नहीं की जा सकती है। Limitation of 7 years. The Act set a 7-year limitation period to file a complaint. For some cases, it is not be sufficient. कुछ कंप्लेन को फाइल करने के लिए यहाँ पर 7 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इट मीन्स अगर किसी ने क्राइम किया है उसको 7 ईयर्स के बाद तक उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती, जो कि सफिशिएंट टाइम पीरियड नहीं है। बिकॉज कुछ क्राइम एक्ट 7 ईयर के बाद भी यहाँ पर ओपन हो सकते हैं, डिस्क्लोज हो सकते हैं। नंबर 1, सीवर पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट। द एक्ट प्रोवाइड फॉर हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स और फ्रीविलस कंप्लेंट विच में हेजिटेड पीपल फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड विद वैलिड कंप्लेंट। फॉल्स और फ्रीविलस कंप्लेंट अगर की जाती है तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर हैवी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है, विच में हेजिटेड पीपल फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड विद वैलिड कंप्लेंट। इसकी वजह से वैलिड कंप्लेंट करने वाले पीपल का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है, बिकॉज उन पीपल को कहीं ना कहीं फियर होगा कि कहीं ये फॉल्स कंप्लेंट ना हो जाए। नंबर 5, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द एक्ट हैज नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट अगेंस्ट द पीएम। पीएम के अगेंस्ट अगर कंप्लेन किया जाता है तो इस एक्ट के अंदर ये शो हुआ है कि पीएम के अगेंस्ट होने वाली कंप्लेंट पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। नंबर 6, अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन। किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लोकपाल खुद से इन्वेस्टिगेट इनिशिएट नहीं कर सकता है। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू चेक करप्शन इन इंडिया। इंडिया में करप्शन को चेक करने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नेंस क्या है। इट मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी करप्शन
केसेस हैं उसको डील करने के लिए कौन कौन से एक्ट हमारे इंडिया के अंदर अभी वर्किंग है। नंबर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। दिस इज द मेन लॉ फॉर एड्रेसिंग करप्शन इन इंडिया। इट प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंगेज इन करप्शन प्रैक्टिसेस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो एक्ट है वो इंडिया में करप्शन को एड्रेस करने के लिए एक मेन लॉ है। इस लॉ के अंदर पब्लिक सर्वेंट जिसने करप्ट प्रैक्टिस किया है उसको पनिशमेंट किया जाता है। नंबर 2 सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी इंडिया में करप्शन को चेक करने के लिए एक इम्पोर्टेंट गवर्नेंस का वर्क करता है। सीबीआई इज द मेन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट जो कि करप्शन एक्ट में इंगेज होते हैं उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एजेंसी सीबीआई। नंबर 3 सीबीसी सेंट्रल विजिलेंट कमीशन एंड स्टेट विजिलेंट कमीशन हैंडल सिटीजन्स ग्रीवेंस रिलेटेड टू करप्शन। करप्शन से रिलेटेड पब्लिक के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल विजिलेंट कमीशन एंड स्टेट विजिलेंट कमीशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इंडियन सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट्स इफ दे फील दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। सिटीजन्स को अगर लगता है कि उनके राइट को वायलेट किया गया है, सिटीजन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। इट मीन्स NHRC ये भी इंडिया के अंदर एक करप्शन को एड्रेस करने के लिए एक एजेंसी है। नंबर 5 द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1968 prohibit government employees from engaging in any activities that may affect their integrity or impartiality, such as accepting bribes or gifts, engaging in partisan political activities और डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंडिया के अंदर एक और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, रूल्स हैं मेनली ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968। इसके अंडर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या एम्प्लॉय को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जो कि उस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ब्राइब्स गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज पार्टिसन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंगेज ना होने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। नंबर 6 सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 prohibit central government employees from engaging in any activities that may compromise their integrity and impartiality। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 के अंदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोहिबिट किया गया है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे उनकी इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी कंप्रोमाइज होती है। Number 7 administrative tribunal such as central administrative tribunal are specialized court that hear and decide dispute related to administrative actions of government agencies related to matter of corruption। इंडिया के अंदर कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कुछ ट्राइब्यूनल भी हैं जो कि करप्शन रिलेटेड इश्यूज को डील करते हैं। दिस इज पीवाई को रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। व्हाट इज डिलिमिटेशन एंड हाउ डिलिमिटेशन प्रैक्टिस कंडक्ट इन इंडिया बाय न्यूज। The meeting of the chief ministers and leader of political parties invited by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin to discuss the proposed delimitation exercise will be held in Chennai on March 22। तमिलनाडु के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाला है मार्च 22 से। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स को इससे रिलेटेड डिस्कस एंड डिबेट करने के लिए इन्वाइट किया है। There has been a renewed debate about delimitation after the issue was raised by Chief Minister of Tamil Nadu। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस इशू को रेज करने के बाद डिलिमिटेशन से रिलेटेड डिबेट अब रिन्यू हो चुके हैं। The delimitation of constituencies for the Lok Sabha and State Legislative Assembly is carried out on the basis of the first census after 2026। डिलिमिटेशन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो कराया जाना है ये तभी किया जा सकता है जब 2026 के बाद न्यू सेंसस कराया जाएगा। बिकॉज 2026 तक के लिए सेंसस को फ्रीज किया गया है। 2026 के बाद जो भी सेंसस कराया जाएगा इसका जस्ट बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई जा सकती है। व्हाट इज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। Delimitation means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituency in each state for the Lok Sabha and legislative assemblies। Delimitation एक प्रोसेस है जिसमें ईच स्टेट के अंदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज फिक्स की जाती है। दिस एक्सरसाइज इज परफॉर्म बाय द डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है वो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म की जाती है और डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा ही सेटअप की जाती है। सच एन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट
बेस्ड ऑन 1951, 1961, 1971 सेंसस। इस तरह की जो एक्सरसाइज है, इट मीन्स डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया में पहले भी हो चुके हैं। 1951 सेंसस के बाद हुआ है, 1961 सेंसस के बाद हुआ, 1971 सेंसस के बाद हुआ। बिकॉज इंडिया के अंदर सेंसस कराने का जो रूल है वो 10 ईयर का रहा है, और एवरी सेंसस के बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराई जाती रही है। बट बीच में कुछ गैपिंग की वजह से इसको नहीं कराया गया था। The number of seats in the Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़। इंडिया के अंदर लोकसभा में जो प्रेजेंट सीट होती है 543, इन सीट्स को 1971 सेंसस के बेस पर फिक्स कर दिया गया था। और उस टाइम पर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 54.8 करोड़ हुआ करते थे। इट मीन्स करंट में लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 543 हैं, और 543 सीट्स जब फिक्स की गई थी उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हुआ करते थे। करंट में ये डिमांड की जा रही है कि इन सीट्स को इंक्रीज किया जाए, बिकॉज यहाँ पर ये पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। However, since then, it has been frozen in order to encourage population control measures. हालांकि इसको जो 543 सीट्स हैं इसको फ्रीज कर दिया गया था, 1971 सेंसस के बेस पर इसको फ्रीजिंग किया गया था। फ्रीजिंग करने का जो मेन रीजन था वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को एनकरेज करना था मेनली। दिस नंबर इज टू बी रीएडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। अब इस नंबर को यहाँ पर रीएडजस्ट किया जा सकता है 2026 के बाद, जब भी इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा उस सेंसस के अकॉर्डिंग 543 सीट्स जो हैं इसको रीएडजस्ट किया जा सकता है। As the 2021 census that was originally postponed due to COVID-19 is yet to commence, there have been a debate linking it to the ensuing delimitation. 2021 में इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस होना था, बट कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा, और इस वजह से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी नहीं हो सकी। उसके बाद What are the constitutional provisions regarding delimitation in India? इंडिया में delimitation से related constitutional provisions क्या है? Article 82 and Article 170 of Constitution empower the Parliament to readjust the allocation of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies of the state respectively after every census. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 एंड 170 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एवरी सेंसस के बाद स्टेट्स में सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर लोकसभा के लिए एलोकेशन ऑफ सीट्स का प्रोविजन किया गया, वही 170 आर्टिकल के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए सीट्स का एलोकेशन किया जाता है। पार्लियामेंट enacted delimitation commission act and an independent high powered panel which known as delimitation commission is constituted to carry out the exercise of delimitation. पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करता है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हाई पावर्ड पैनल जिसे हम डिलिमिटेशन कमीशन के तौर पर जानते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने का इस पर वर्क करता है। टिल नाउ पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 4 times delimitation commission act in 1952, 1962, 1972 and 2002 for its purpose. अभी तक पार्लियामेंट 4 टाइम डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास कर चुकी है। 1951 में 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग, 1961 में भी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1972 में भी किया गया था, 2002 में भी किया गया था। देयर वाज नो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर द 1981 एंड 1991। 1981 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास नहीं किया गया था, उसके बाद 1991 में पास नहीं किया गया था। इट मीन्स यहाँ पर ये 2 टाइम्स यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट पास नहीं किया गया था। Current delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census data under the provision of Delimitation Commission Act 2002. करंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डिलिमिटेशन जो पहले से पहले कराया गया था करंट का, वो 2001 सेंसस के बेसिस पर कराया गया था। इसमें 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजन किए गए थे। द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेट आफ्टर 2026। नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किया जाएगा वो 2026 के बाद ही किया जा सकता है, बिकॉज सेंसस कराया जाना है अभी। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 डिलिमिटेशन से रिलेटेड कुछ और भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सच आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 of the constitution provide for refixing the number of seats reserved for SC/ST in Lok Sabha and legislative assemblies of seats on the basis of 2001 census.
आर्टिकल 330 एंड 332, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर SC ST के लिए सीट्स को रिजर्व करती हैं। इट मीन्स 330 SC के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, SC ST के लिए लोकसभा के अंदर रिजर्व करती हैं, एंड 332 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए SC ST का रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, वो भी 2001 सेंसस के बेस पर। व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन? अब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द डिलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड कमिटी विद द टास्क ऑफ ड्राइंग एंड रिड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस। डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करती है, उनका बाउंड्री को ड्रॉ करने का टास्क उसको गिवन किया गया है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके वर्किंग करना होता है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो मेंबर होते हैं, मैंने 3 मेंबर इसके अंदर होते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। सेकंड मेंबर जो होगा वो इलेक्शन कमिश्नर होगा। थर्ड मेंबर कंसर्न्ड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर थर्ड मेंबर के तौर पर इंक्लूड होता है। द कमीशंस ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो एक लॉ की तरह होता है और किसी भी कोर्ट के बिफोर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। द कमीशंस ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसर्न्ड बट दे कांट अफेक्ट एनी चेंज इन द ऑर्डर्स। डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी ऑर्डर जो होता है उसको पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा के बिफोर रखा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बिफोर रखा जाता है, बट उस ऑर्डर में किसी भी टाइप का चेंज करने की परमिशन मेंबर्स को नहीं है। व्हाट आर द इश्यूज? करंट में क्या क्या इश्यूज है? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट हैपन इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades हैज बीन अनइवन विद सम स्टेट लाइक यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान हैविंग अ ग्रेटर इंक्रीज देन स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। लास्ट 5 decade में इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन जो चेंज हुआ है वो अनइवन तरीके से हुआ। कुछ स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही स्पीडी तरीके से राइज हुआ है सच एज यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, एंड कुछ स्टेट ऐसे हुए हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देर आर 2 scenarios दैट आर बीइंग डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिवाइज्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। 2 scenarios हैं जो कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। द फर्स्ट इज टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग 543 सीट्स एंड दियर रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस स्टेट। एग्जिबिट 1। जो फर्स्ट इशू है वो ये है कि 543 सीट्स जो लोकसभा के अंदर होती हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाए और वेरियस स्टेट के बीच में उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इट मीन्स किसी स्टेट के अंदर सीट्स को बढ़ाया जा सकता है, किसी के अंदर सीट को घटाया जा सकता है, बट 543 से 800 कुछ सीट करने की जो बात हो रही है उसको ना किया जाए। द सेकंड इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स टू 848 विद प्रोपोर्शनल इंक्रीज अमंग वेरियस स्टेट। सेकंड जो इशू है वो ये है कि 848 सीट्स लोकसभा के अंदर की जा सकती हैं एंड वेरियस स्टेट के अंदर प्रोपोर्शनली उसको इंक्रीज किया सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा बेस्ड ऑन 1971 सेंसस वाज फिक्स्ड एट 543 व्हेन द पॉपुलेशन वाज 54.8 करोड़। हाउएवर सिंस देन इट हैज बीन फ्रोजन इन ऑर्डर टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। एग्जिबिट 1 में हम देख सकते हैं इफ सीट्स आर रिटेन्ड एट 543 एंड रीअपोर्शनड अमंग स्टेट बेस्ड ऑन 2026 पॉपुलेशन। अगर इंडिया की पार्लियामेंट लोकसभा में अगर सीट्स को 543 रखा जाता है और स्टेट के अंदर इसको रीअपोर्शनड किया जाता है तो किस स्टेट के अंदर कितनी सीट इंक्रीज हो सकती है, कितनी सीट डिक्रीज हो सकती है, उससे रिलेटेड डाटा टेबल 1 में गिवन है। यूपी के अंदर एग्जिस्टिंग सीट लोकसभा की 80 है। 2026 डाटा के बाद ये इंक्रीज हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर 11 का यहाँ पर ये नंबर बढ़ सकता है, 91 हो सकते हैं। बिहार 40 सीट है, 50 हो सकते हैं। राजस्थान 25 है, 31 हो सकते हैं। MP 29 सीट है, 33 हो सकते हैं। तमिलनाडु 39 है,
31 हो सकते हैं। तमिलनाडु की सीट यहाँ पर घट सकते हैं। आंध्र प्रदेश 42 है, 34 हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सीट यहाँ पर घट सकते हैं। केरला 20 है, 12 हो सकते हैं। केरला की सीट यहाँ पर घट सकते हैं। कर्नाटक जिसकी 28 सीट है, 26 हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश 4 है, 3 हो सकते हैं। पंजाब 13 है, 12 हो सकते हैं। एंड उत्तराखंड 5 है, 4 हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 11 सीट है, 11 है रहने की पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा में किस स्टेट का प्रेजेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है। और 2026 के बाद अगर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है तो सीट्स किस तरह से कुछ स्टेट के अंदर इंक्रीज हो सकती है और सदर्न स्टेट में किस तरह से सीट्स का यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। यूपी में 80 सीट्स, सेकंड नंबर पर बिहार, राजस्थान, एमपी। ये सीट्स के हिसाब से हम देख सकते हैं किस स्टेट के फर्स्ट पर यूपी है, सेकंड बिहार है, एंड थर्ड नंबर पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु है। Exhibit 2, if the number of seats is increased to 848 based on 2026 population, 2026 पॉपुलेशन के बेस्ड पर अगर लोकसभा के अंदर सीट्स 848 की जाती है तो उस केस में इस स्टेट के अंदर कितना सीट्स यहाँ पर लोकसभा में बढ़ सकता है। यूपी प्रेजेंट में 80 है, 143 होने का चांस है। बिहार में 40 सीट है, 79 हो सकते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में हम देख सकते हैं 39 है, 49 हो सकते हैं। तमिलनाडु में सीट्स बढ़ सकती हैं। एंड एमपी के अंदर 29 है, 52 हो सकती हैं। और भी कुछ स्टेट गिवन है यहाँ पे। विल बी एड अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, क्या ये हमारी पॉलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट होगा। स्मॉलर स्टेट बाउंड टू बी एट अ डिसएडवांटेज, अगर ऐसा होता है तो स्मॉलर स्टेट को यहाँ पर डिसएडवांटेज होने वाला है। एज पर एग्जिबिट 2 विच इज बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, इट इज एविडेंट दैट सदर्न स्टेट, स्मॉलर स्टेट इन द नॉर्थ like Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand, as well as the northeastern states are bound to be at a disadvantage when compared to the large northern state. कुछ स्टेट सच एज सदर्न स्टेट को यहाँ पर लॉस हो सकता है एंड नॉर्थ स्टेट जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में सीट्स कम हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है। दिस में को अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, ये हमारे पॉलिटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट फेडरलिटी है उसके अगेंस्ट हो सकता है। इट विल लीड टू अ फीलिंग ऑफ disenhancement in the state that state loss in their proportional representation and thereby political significance despite controlling their population। इससे स्टेट के अंदर फीलिंग ऑफ डिसएनहांसमेंट आ सकता है बिकॉज कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनमें कुछ स्टेट का लॉस हो सकता है। सदर्न स्टेट दैट हैव a 24% शेयर इन द नंबर ऑफ सीट्स एट प्रेजेंट वुड सी इट डिक्लाइन बाय 5%। ओवरऑल लोकसभा के अंदर सदर्न स्टेट का प्रेजेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है मेंबर का वो 24% है। न्यू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ये रिप्रेजेंटेशन ओनली 5% तक आ सकता है। इस ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू डायल्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के इस एफर्ट में वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो डायल्यूट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर 1971 सेंसस के बाद 543 लोकसभा मेंबर का जो सीट फिक्स किया गया है वो मेनली पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किया गया था। जबकि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है और अभी भी लोकसभा के अंदर सीट्स उतना ही है जितना उस टाइम पर फिक्स किया गया था। क्या ये वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू को डायल्यूट करता है। डेमोक्रेसी मीन रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, rule or government by the people. It follows that the government is elected by a majority with the broad principle of one citizen, one vote, one value. गवर्नमेंट जो इलेक्ट की जाती है वो वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के बेस पर इलेक्ट की जाती है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन डायल्यूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सिंस 1976 व्हेन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो प्रिंसिपल है पहली बार 1976 में डायल्यूट कर दिया गया था जब फर्स्ट टाइम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को यहाँ पर पोस्टपोन किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव्स कैपिंग इन यूएस, यूएस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर कैपिंग किया गया है। इन अ फेडरेशन लाइक द यूएस द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन केप्ट एट 435 सिंस 1913। यूएस की अगर बात की जाए 1913 से यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को का जो नंबर है 435 पर इसको कैपिंग करके रखा गया है। Though the population of the country has increased almost 4 times from 9.4 crore in 1911 to an estimated 34 crore in 2024। बात अगर यूएस की जाए तो वहाँ पर 1911 में जो पॉपुलेशन थी वो 9.4 करोड़ हुआ करती थी
जबकि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो 4 टाइम वहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। 2024 में अबाउट 34 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो चुका है यूएस में। पॉपुलेशन राइज होने के बावजूद भी वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का कैपिंग अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। What can be a solution? क्या solution हो सकता है इस प्रॉब्लम का? The country has functioned with 543 लोक सभा MPs for the past 5 decades while the population increased from 55 crore 145 crore. लास्ट 5 डिकेड से इंडिया का इंडियन लोकसभा के अंदर जो एमपीज है वो 543 है, और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 55 करोड़ से 145 करोड़ तक की पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है। पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू पीक एट अराउंड 165 टू 170 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 15% फ्रॉम द करंट लेवल इन द नेक्स्ट 3 डिकेड एंड देन डिक्लाइन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन 165 से 170 करोड़ पर पीक पर होगा नेक्स्ट 3 डिकेड में। उसके बाद ये जो राइज होगा ये डिक्लाइन होगा। फिर इट मीन्स 170 करोड़ के बाद पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, मे बी कैप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग नंबर है 543 एमपीज का लोकसभा के अंदर, इसको यहीं पर कैप करके रखना चाहिए, बिकॉज आने वाले 3 डिकेड के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन वैसे भी होने वाला है इंडिया के अंदर, ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। It would ensure status quo in representation from various states and uphold the federal principle. The MPs and leaders of both regional and national political parties from the south, smaller states in north and the northeastern states should consider it their responsibility to demand such a cap from the parliamentary in order to protect the political interest of the regions they represent. MPs and leader of both regional and national political parties from especially South India से belong करने वाले MPs and रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर को यहाँ पर ये इशू रेज करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग 543 का जो ये कैपिंग है इसको कंटिन्यू रखा जाए, सो दैट ये स्टेट स्पेशली स्मॉलर स्टेट एंड सदर्न स्टेट अपने रीजन्स के बेस पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। द नंबर ऑफ MLAs इन ईच स्टेट में भी इंक्रीज इन लाइन विद द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट। लोगों का कहना है कि अगर इंक्रीज करना है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।